हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के स्टेट कोटा के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। राजस्थान के स्टेट कोटा की काउंसलिंग नीट 2025 के लिए किस तरीके से होने वाली है, राजस्थान के क्या रूल्स होते हैं काउंसलिंग के, सिक्योरिटी अमाउंट किस तरीके से होती है, गवर्नमेंट के लिए कितनी होती है, प्राइवेट के लिए कितनी होती है, सेमी गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट की सीट्स होती है उनके लिए कितनी होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के रूल्स किस तरीके के होते हैं, कब तक आप रिजाइन करके जा सकते हो एक काउंसलिंग से दूसरी काउंसलिंग में। एक जगह आपको अगर कॉलेज मिल चुका है स्टेट कोटा में तो ऑल इंडिया कोटा में जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, किस राउंड तक जा पाओगे, इसके बारे में बात करेंगे। आपको एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है राजस्थान में, इसके बारे में बात करेंगे। आपकी फीस किस तरीके से होने वाली है कॉलेजेस की, उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस किस तरीके से होने वाली है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं जिनको सेमी गवर्नमेंट सीट या पेमेंट सीट बोलते हैं, उनकी फीस कितनी होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। किन कॉलेजेस की फीस गर्ल्स कैंडिडेट्स की ट्यूशन फीस नहीं लगती, एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट्स की ट्यूशन फीस नहीं लगती, उसके बारे में बात करेंगे। और काउंसलिंग का शेड्यूल किस तरीके से होता है, किस सीक्वेंस में सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नीट 2025 की राजस्थान के स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना। आपको जो इवेंट्स होते हैं उनका सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, किस तरीके से चीजें चलने वाली है, किस फ्लो में इवेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रोसेस क्या होती है, और इसके अलावा जब आपको ऑफलाइन एडमिशन के लिए आना पड़ता है तो किस तरीके की प्रोसेस होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपका जैसे ये पिछले साल का है, अभी तक काउंसलिंग का जैसे शेड्यूल ऑफिशियली नहीं आया है, पर चीज़ें इसी तरीके से होने वाली हैं, आपको समझना है। ठीक है, तो पार्ट 1 होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उसमें आप अपना रोल नंबर डालोगे, नीट 2025 का डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपने मार्क्स डालोगे, कैटेगरी डालोगे और वैलिडेट कर दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में पार्ट 2 में आपको लॉग इन करना है। याद रखना, पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 भी फिल करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मानते हैं उन्होंने पार्ट 1 अगर फिल कर दिया तो उनका फॉर्म फिलअप हो चुका है, ऐसा नहीं होने वाला, आपको पार्ट 2 भी फिल करना होगा। इसके बाद में आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखो क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस में आपको समझाता हूँ किस तरीके से इवेंट्स चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ देखना है ना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, क्योंकि ये जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो सबसे पुराना नोटिफिकेशन है वो सबसे नीचे है, उसके बाद में न्यूअर नोटिफिकेशन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो एनआरआई कैंडिडेट्स का होता है, पीएच कैंडिडेट्स का होता है और डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स का होता है। उसके बाद में देखो क्या होता है, उसके बाद में आपकी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आती है, कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में ये आपको बताते हैं। वो आपकी प्रॉपर सीट मैट्रिक्स आती है, कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज सारी सीट्स आपको पता लगती है। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया उनकी मेरिट लिस्ट आती है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट आ गई। उसके बाद में जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग मेरिट लिस्ट आती है, पीएच कैंडिडेट्स की अलग आती है, डब्ल्यूडीपी कैंडिडेट्स की अलग आती है, डब्ल्यूपीपी कैंडिडेट्स की अलग आती है, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी एसटीए ओबीसी एमबीसी सबकी मेरिट लिस्ट अलग आती है। ठीक है, इसी के साथ में आपको फीस का पता लगता है कि आपकी मेडिकल कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है और डेंटल कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है। इसमें आपको सारी फीस पता लगती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी पता लगती है और प्राइवेट कॉलेजेस की भी पता लगती है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी सिक्योरिटी अमाउंट किस तरीके से रहने वाली है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसके बाद में चॉइस फिल करने से पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी अमाउंट पिछले साल राजस्थान में काफ़ी इंक्रीज कर दी गई थी, पहले काफ़ी कम हुआ करता था, अभी सिक्योरिटी अमाउंट काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है पिछले साल से। 3 तरीके का सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह की काउंसलिंग कराना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो जो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी एसटीए कैटेगरी, ओबीसी एमबीसी सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेजेस में, आपके आरयूएचएस के कॉलेज में और ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहते हैं और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनके अंदर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 पे करनी पड़ेगी इनिशियली। इसके अलावा 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट उन स्टूडेंट्स को पे करनी है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट लेना चाहते हैं। जो सेमी गवर्नमेंट्स की सीट होती है, जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, तीनों नाम है इसके। ठीक है, आप इसको चाहे सेमी गवर्नमेंट सीट बोल दो या पेमेंट सीट बोल दो या मैनेजमेंट सीट्स बोल दो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तीनों नाम इसके हैं। तो अगर आप उन सीटों के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको इनिशियली 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा 5 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट उन स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ेगी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इनिशियली रजिस्ट्रेशन के टाइम 5 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी।
इसके अलावा 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट उन स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ेगी जो BDS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो RUHS का है जयपुर में, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जो पे करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट, उनको 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए पे कर दिए अगर सिक्योरिटी अमाउंट की फॉर्म में, तो ऑलरेडी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सीट में भी काउंसलिंग कराएंगे और जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनके लिए भी काउंसलिंग कराएंगे, तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हमको 2.5 लाख रुपए पे करना है क्या। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 लाख पे कर दिया है तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल हो काउंसलिंग के, और सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो। और अगर आपने 5 लाख सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिए तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हो काउंसलिंग के। अब अपन बात करते हैं इससे आगे का शेड्यूल किस तरीके से रहता है। जब आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दी। सिक्योरिटी अमाउंट फिल करने के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग करने के बाद में जो आपने चॉइस फिल करी है वो ऑटो लॉक हो जाती है, और इसके अलावा आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका। इसके बाद में आपके फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद में आपको जो डिपॉजिट करानी है फर्स्ट ईयर की फीस अलॉटेड कैंडिडेट्स को, वो डिपॉजिट करानी होती है। इसके बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा कि आपका अलॉटमेंट आ चुका है। इसके बाद में आपको जाना है एकेडमिक ब्लॉक SMS के जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे, रिक्वायर्ड बॉन्ड जो भी आपका बॉन्ड है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड होता है जैसे कि आपको पता है, तो वो बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बॉन्ड लेके जाना है साथ में, और 2 कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आप प्रिंट करोगे वो साथ में लेके जाना है, और जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो, आपको अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको एकेडमिक ब्लॉक SMS जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आगे की प्रोसेस रहती है। जो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं वो अपग्रेड करा सकते हैं फर्दर राउंड्स में, और इसके अलावा जो बच्चे फ्री एग्जिट कर देते हैं उनकी सीट खाली होके अगले राउंड में जो सीट मैट्रिक्स आता है उसमें ऐड हो जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं फीस के बारे में। फीस किस तरीके से रहने वाली है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सोसाइटी के जो कॉलेजेस हैं, जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके अलावा जो कॉलेज है जैसे SMS जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, अजमेर हुआ, उदयपुर हुआ और कोटा हुआ, इन सभी कॉलेजेस के अलावा जो कॉलेजेस हैं वो राज MS के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी फ़ीस किस तरीके से रहती है, तो जो टोटल फ़ीस होती है आपकी 1,19,000 होती है। इसमें से 2 फीस जो एडमिशन फ़ीस है वो आपकी लगती है 1 टाइम, और इसके अलावा जो कॉशन मनी है वो आपकी लगती है 1 टाइम। बाकी की जो फीस है, डेवलपमेंट फ़ीस हुआ और जो ट्यूशन फ़ीस हुआ और जो अदर फीस हुई, वो आपकी हर साल लगती है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 1,19,000, और इसमें आपको किसी तरीके की रिबेट या छूट नहीं मिलती। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और इनमें जो पेमेंट सीट होती है उनकी फ़ीस किस तरीके से होती है, तो देखो बाकी की सारी फीस सेम रहती है। एडमिशन फ़ीस, कॉशन मनी और डेवलपमेंट फ़ीस, ये सारी फीस आपकी सेम रहती है, अदर फीस भी सेम रहती है, बस जो ट्यूशन फीस है वो डिफरेंट रहती है। ठीक है, ट्यूशन फीस आप देख सकते हो 9,11,000 के आसपास रहने वाली है, और जो टोटल फीस है वो फर्स्ट ईयर में आपको पे करनी पड़ेगी 9,63,000 के आसपास। इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल की फीस दोनों बच्चों के लिए, चाहे पेमेंट सीट लो चाहे गवर्नमेंट सीट लो, सेम रहने वाली है। तो आप इसमें ऐड करके चलिए 47,000 के आसपास आपकी सिंगल रूम की फीस रहने वाली है पूरे साल की। 40,900 के आसपास डबल सीटेड रूम की आपकी फीस रहने वाली है पर ईयर हॉस्टल की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो पूरा हॉस्टल मिला के आपकी जो पेमेंट सीट की फीस है वो लगभग पड़ने वाली है आपको 10 लाख के आसपास। इसमें 5% इंक्रीमेंट हर साल हो सकता है। इस साल की फीस अभी आई नहीं है, कुछ दिनों में आपको इस साल की फीस भी पता लग जाएगी। अब इसके अलावा जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे कि आपका SMS जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, अजमेर हुआ, उदयपुर हुआ और कोटा हुआ, यहाँ पे जो फीस होती है वहाँ पे जो अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि आपके EWS, OBC, SC, ST, STA कैंडिडेट और गर्ल्स कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो चाहे जनरल कैटेगरी की हो, उनकी ट्यूशन फीस में उनको छूट मिलती है। उनको जो ट्यूशन फीस है वो नहीं देनी पड़ती। तो जैसे कि आप ट्यूशन फीस वाला कॉलम देखोगे तो गर्ल्स को ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें उनको रिबेट मिल जाती है, ट्यूशन फीस उनकी नहीं लगती है, बाकी की फ़ीस उनकी लगती है।
तो जो सारे कैंडिडेट्स हैं जनरल बॉयज़ के अलावा, जनरल बॉयज़ की फ़ीस इन कॉलेजेस में लगेगी 1,19,000, जितनी अदर कॉलेजेस में उतनी ही फीस यहाँ पे भी लगेगी लगभग। बाकी कैंडिडेट्स को ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो जनरल के अलावा। और जनरल कैंडिडेट्स जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी फर्स्ट ईयर में फ़ीस जो लगेगी वो 52,300 के आसपास लगने वाली है। इसमें फिर आपको जो कॉशन मनी है और एडमिशन फ़ीस है वो आपको वन टाइम पे करनी पड़ेगी, सेकेंड ईयर से आपकी ये फ़ीस लगना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आप जनरल बॉयज़ के अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फ़ीस काफ़ी कम लगती है इन कॉलेजेस में। और इन कॉलेजेस में जो हॉस्टल फ़ीस है वो भी आप देख सकते हो, जो आपकी एनुअली जो हॉस्टल फ़ीस है ट्रिपल सीटेड रूम की 23,000 के आसपास है, डबल सीटेड की 28,500 के आसपास है और सिंगल सीटेड रूम की 35,500 के आसपास है। पर यहाँ पे हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़े से पुराने हॉस्टल्स हो चुके हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बाहर भी रह सकते हो, हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कुछ सीटें आपकी गवर्नमेंट फीस पे अवेलेबल होती हैं, पर वहाँ पे एक चीज़ है जो जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इनिशियली वन टाइम कॉशन मनी जमा करानी पड़ेगी जो रिफंडेबल होगी हालांकि, पर वो आपका बड़ा अमाउंट है, 3 लाख रुपए उसकी अमाउंट है, तो वो आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा इनिशियली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और इसके अलावा जो बाकी की फ़ीस वगैरह है वो तो गवर्नमेंट फ़ीस जैसी ही है, ज़्यादा नहीं है, 66,990 है, लाइब्रेरी फ़ीस 30,000 है, अदर चार्जेस 30,000 है, एडमिशन फ़ीस 20,000 है। बाकी की फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इसमें एक और चीज़ है जो जानना ज़रूरी है, इसमें हॉस्टल कंपलसरी है। और हॉस्टल चाहे आप गवर्नमेंट सीट पे लो या फिर प्राइवेट कॉलेज की तरह इसको ऑप्ट करो, हॉस्टल की फ़ीस उतनी ही लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनुअल फीस होने वाली है, सिक्योरिटी अमाउंट एक तो देना पड़ेगा आपको इनिशियली 2 लाख रुपए का, और इसके अलावा पर ईयर आपकी फ़ीस होने वाली है 3.5 लाख रुपए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में अगर आप गवर्नमेंट सीट ले रहे हो तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ेगा हॉस्टल का 2 लाख रुपये, हॉस्टल की फ़ीस है ईयरली 3.5 लाख रुपए, कॉशन मनी जो कि आपकी रिफंडेबल है वो इनिशियली देनी पड़ेगी 3 लाख रुपए। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियली करना पड़ेगा। तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट ऑप्ट करने से पहले ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स राजस्थान की काउंसलिंग में एडमिशन के टाइम आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले आपको नीट का स्कोर कार्ड जरूरी है, जो नीट 2025 का स्कोर कार्ड आपका आया है वो आपको चाहिएगा। इसके अलावा जो अलॉटमेंट लेटर है राजस्थान की काउंसलिंग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जब आपका अलॉटमेंट होगा तो वहाँ से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा फिर आपको मार्कशीट चाहिएगी, 10th की 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 10th की मार्कशीट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, 11th क्लास की मार्कशीट चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 11th की मार्कशीट नहीं होती, तो अपने स्कूल से जाके डुप्लीकेट मार्कशीट का अरेंजमेंट कर लेना, क्योंकि वो भी चाहिए होगी आपको काउंसलिंग के टाइम पे। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी, जो आपका स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल हो, आपके पास या तो डोमिसाइल होना चाहिए स्टेट का, या आपके पेरेंट्स पिछले 10 साल से राजस्थान में रह रहे हो, या फिर पिछले 5 सालों से आप राजस्थान में पढ़ रहे हो। कोई भी 5 साल की मार्कशीट आप दिखा दो अपने क्लासेस की, जैसे 7th 8th 9th 10th 11th की दिखा दी। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर सकते हो, डोमिसाइल के अलावा भी, है ना। वो आपको PDF में मिल जाएगा, वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आती है इसमें, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की, किसी भी स्टेट की, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। इसके अलावा आपको फोटो ID चाहिएगी, या तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो ID हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, गवर्नमेंट और PSU कार्ड हो, स्कूल ID कार्ड हो, 12th क्लास का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, बेसिक डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास अवेलेबल होता है, ये चाहिए होगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर एप्लीकेबल है तो। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा अगर आपको एप्लीकेबल है तो, वरना बाकी के क्राइटेरिया उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो जो मैंने मेंशन करे। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी आपको, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करोगे वो वाली आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी। PH कैंडिडेट्स को आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके अलावा जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनको वैलिड WDP WPP सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। इसके अलावा आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाओगे तो आपको बॉन्ड भी लेके जाना पड़ेगा साथ में, 500 रुपये के नोटरी के फॉर्म पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा और वो सबमिट कराना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है सर मेरा तो कॉलेज चेंज हो जाएगा तो मुझसे जो बॉन्ड की अमाउंट है वो मांगना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला।
कॉलेज चेंज होता है आपका, अगर ऑल इंडिया कोटा में जाओ आप, चाहे स्टेट कोटा में जाओ। अगर थर्ड राउंड से पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज चेंज करते हो अपना, तो आपको बॉन्ड अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो बॉन्ड जो बना हुआ है वो भी आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड तो सभी लोग कराते हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा में जाएं रिज़ाइन करके या फिर स्टेट कोटा में अपग्रेड कराएं। आपके पास में अपग्रेडेशन का ऑप्शन और रेजिग्नेशन का ऑप्शन ओपन रहेगा स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद में। किस तरीके से रेजिग्नेशन के रूल्स होते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। ये देखो, पिछले साल का एक नोटिस निकला था लास्ट टाइम पे, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी केओस हो गया था लास्ट मोमेंट पे। तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट, जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट राजस्थान से जुड़ते हैं, तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट से हमने मेल करवाया और ये अर्जेंटली नोटिस निकलवाने में काफ़ी अर्जेंसी दिखाई, क्योंकि बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन था। जो इनिशियली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, अगर आप उसको जाके पढ़ोगे तो उसमें इस तरीके से लिखा गया था, अगर आप राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा, फिर आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं जा पाओगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, जो लोग पिछले साल से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि इस तरीके का रूल एप्लीकेबल होना मुश्किल है, लगता नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। फिर आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का रिजल्ट आया तो ये अर्जेंट नोटिफिकेशन निकला, क्योंकि बहुत सारे हमने मेल करवाए थे बच्चों से, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने मेल करे थे। उसके बाद में ये उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो, राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राजस्थान स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2024 हु गॉट एन अलॉटमेंट इन राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया NEET UG 2024 counseling conducted by MCC and is willing to join the same, then she can resign from round 2 state allotted seat by showing his or her valid all India seat allotment letter generated by MCC portal up to 4 PM 15/10/2024। ठीक है, तो आपको एक दिन का टाइम दिया गया था। ये नोटिस देख सकते हो आप, नोटिस कब का है, ये 14th का नोटिस है और आपको 15th तक शाम को 4 बजे तक रिज़ाइन करने का मौका दिया गया था। एक दिन की रेजिग्नेशन की जो विंडो ओपन होती है वो ओपन हुई थी। उसमें जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते थे थर्ड राउंड में, जिनको जो कॉलेज मिला था, अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाओ, एमसीसी के पोर्टल से डाउनलोड करा हुआ, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। तो इस तरीके से आपको रेजिग्नेशन का मौका मिला था, ठीक है। तो इस बार भी आपको रेजिग्नेशन का मौका मिलेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाना चाहते हो तो स्टेट के सेकंड राउंड से मिला हुआ कॉलेज आप रिजाइन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी राजस्थान की, किस तरीके से रूल्स रहेंगे, किस तरीके से सारा शेड्यूल रहेगा, किस फ्लो में सारे इवेंट्स होंगे, वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काउंसलिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको हेल्प की नीड है, तो नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, इफेक्टिव और ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कॉलिंग के लिए नंबर बंद करा गया है, आपको इनिशियली व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। इसमें आपको 2 तरीके के प्लान्स मिल जाएंगे। प्लान 1 में आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिल जाएगी, जिसमें आपको कॉलेज के बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन, हर स्टेट में कितनी पीजी की सीट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग्स का आपको कॉलेज की फ़ीस, एस्टेब्लिशमेंट ईयर की पीडीएफ, इसके अलावा स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का कट ऑफ का डाटा राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाएगी। किस तरीके से किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है उसमें हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिलेगी। अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करते हो तो प्लान 1 के फीचर्स के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपकी कॉल पे डायरेक्टली मेरे से बात हो रही होगी। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर मैसेज करना होगा, फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।